हेलो दोस्तों। मुझे पता है कि 2 दिनों के बाद आप सभी का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी में आप सब लगे होंगे। इस वीडियो को आपके लिए सबसे हेल्पफुल मान करके बनाया गया है, क्योंकि इसमें इंग्लिश पेडागोजी जिनका पेपर 1 और पेपर 2 है, वो उसमें इंग्लिश पेडागोजी में आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड जहाँ पे हम सभी फंस जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान, उसे बहुत ही आसान करके समझाया गया है। इसे आपको क्वेश्चन को समझने में और उसके ऑप्शन के अनुसार उसे सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। मतलब गलत ऑप्शन को हटा करके आप इससे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि ये इंग्लिश का है, लेकिन इसमें आपको आसानी से समझाने के लिए हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कभी कभी आपको रिसेप्टिव स्किल्स दिखता होगा कि क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता होगा। तो रिसेप्टिव स्किल्स क्या है? रिसेप्टिव स्किल का मतलब होता है वो क्षमताएं जिनमें आप जानकारी को ग्रहण करते हैं, जिसमें दो मुख्य चीज़ें आती हैं। रिसेप्टिव स्किल क्या होता है? जिसमें हम लोग की वो क्षमता जिसमें हम लोग कोई जानकारी को ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं। और ये ग्रहण करने के लिए दो चीज़ें होती होती हैं। कौन कौन? तो पहला है सुनना यानी लिसनिंग, और पढ़ना यानी रीडिंग। लिसनिंग यानी सुन करके हम जानकारी लेते हैं या पढ़ करके हम लोग लेते हैं। जब आप किसी की बात सुनते हैं या कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, तो आप जानकारी को ग्रहण कर लेते हैं। यानी कंप्यूटर की भाषा में बोलेंगे तो सुनना और पढ़ना जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है, वो आपके शरीर में जानकारी ले रहा है, और इसी को रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है, दो चीज़ें रिसेप्टिव स्किल के तहत आती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला है हमारा इंटरेक्शनलिस्ट। इंटरेक्शनलिस्ट सिद्धांत ये मानता है कि भाषा का विकास सीखना सामाजिक बातचीत और इंटरेक्शन के जरिए होता है। मतलब कोई भाषा हम लोग तब सीखते हैं जब हम लोग किसी से बातचीत और लोगों से मिलजुल करके कोई भाषा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्टेट में रहते हैं, जैसे आप बिहार में रहते हैं, तो आप बिहारी लैंग्वेज जो है वो आपका टोन उस तरह से बिहारी टोन आता है। लेकिन वही आपकी शादी या आपका जॉब मुंबई में चला जाता है, तो वहाँ पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या जो भी आस पड़ोस के लोगों से मिलते हैं, तो धीरे धीरे आपका टोन जो मुंबईया टोन होता है वैसा हो जाता है। तो ये चीज़ आप कैसे? तो आप समाज में रह करके लोगों से बातचीत करके आप सीखें। इसी को इंट्रैक्शनलिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें सामाजिक संदर्भ और रिश्ते बहुत अहम होते हैं। तो ये इंटरनलेक्स हो गया। ठीक है, तो दूसरा है फंक्शनलिस्ट। क्या होता है? फंक्शनलिस्ट का मतलब होता है हम भाषा को एक टूल की तरह देखते हैं जो हमें काम करवाती है। यानी फंक्शनलिस्ट मतलब भाषा हम सीखते हैं अपने रोज को काम को करने के लिए। मतलब मेन उद्देश्य फंक्शनलिस्ट में क्या होता है कि मेरा काम हो जाए बस। जैसे अगर आप देखें कि अगर आप किसी से कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है, तो आपका मकसद सिर्फ यही है कि दरवाज़ा बंद हो जाए। आपका मकसद क्या है? सिर्फ यही कि दरवाज़ा बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन उद्देश्य भाषा सीखने का क्या है? दरवाज़ा बंद कर देना। तो भाषा का काम उस स्थिति में सिर्फ अपना काम निकलवाना होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनलिस्ट। मतलब केवल अपने रोज़ के काम करने के लिए भाषा सीखना फंक्शनलिस्ट कहलाता है। दूसरा है बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट मतलब अभ्यास और दोहराव से भाषा सीखना। कोई चीज़ बार बार बोल करके अभ्यास करके सीखते हैं। यहाँ पर है सीखना या व्यवहार पूरी तरह बाहरी प्रतिक्रियाओं से होता है। यानी कि अगर किसी को सही जवाब पर इनाम मिले, ठीक है, तो वो चीज़ वो बार बार उसी को करेगा। और क्योंकि उसे पता है कि ये काम करने से, ये बात बोलने से हम लोगों को जो है इनाम मिलता है। जैसे अगर कोई बच्चा है, वो प्लीज़ कहने पर चॉकलेट पाता है, तो वो प्लीज़ कहना सीख जाएगा, क्योंकि उसे सकारात्मक नतीजा मिला कि जब हम प्लीज़ बोलते हैं तो हमको जो है वो चॉकलेट या टॉफ़ी जो है वो मिलता है। तो इस तरह से वो प्लीज़ कहना सीख जाएगा। यानी भाषा जो है वो बाहरी प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं हम लोग, निर्भर करता है। ये बिहेवियरलिस्ट कहलाता है। आगे हम लोग चलते हैं। कॉग्निटिविस्ट क्या होता है? कॉग्निटिविस्ट मतलब सिंपल भाषा में यह है कि भाषा सीखने के लिए हम लोग किसी चीज़ को दिमाग से सोच समझ करके भाषा सीखते हैं। यह हमारे दिमाग की
यह हमारे दिमाग के अंदर की सोच, विचार, याददाश्त और समझ पर निर्भर करता है, कॉग्निटिविस्ट होता है। इसको ऐसे नहीं समझे तो उदाहरण से समझिए आप। जब आप कोई पहेली यानी कोई पजल आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में पहले उसे समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है, उसका फिर आप रणनीति बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसे हल करते हैं। यानी कॉग्निटिविस्ट दिमाग के अंदर चल रहे प्रोसेस पर जोर देता है कि किसी काम को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं बनानी पड़ेंगी, क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, पहले उसे समझेगा। यानी कि सोच, विचार और अपने याददाश्त पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार का सीखना कॉग्निटिविस्ट के अंदर आता है। आगे है, नेक्स्ट है कि री क्या होता है। री का मतलब है किसी व्यवहार को मजबूत करना ताकि वो फिर से हो सके, ठीक है। री मतलब किसी व्यवहार को मजबूत करना, मेन ये बात हो गया, ताकि वो फिर से वैसा व्यवहार हो सके। जैसे मान लो एक बच्चा है जो होमवर्क पूरा करता है और उसे शाबाशी या कोई छोटा सा इनाम दे दिया जाता है। मान लीजिए कि उसको डेयरी मिल्क सामने रख दिए हैं उस बच्चा को कि तुम अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो तुमको ये चॉकलेट मिलेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इससे वह बच्चा अगली बार भी होमवर्क करने के लिए प्रोत्साहित होगा कि हम जब ये अपना क्लास वर्क पूरा कर लेते हैं तो हमको ये मिलता है होमवर्क। तो इस प्रकार वो बच्चा बार बार जो है इस तरह से इनाम के लालच में ही अपना काम करेगा। तो यानी कि किसी व्यवहार को, किसी काम को मजबूत बनाने के लिए ताकि वो फिर से हो सके, तो वो चीज़ री कहलाता है। अगला हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा वाशबैक इफ़ेक्ट। आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है वाशबैक इफ़ेक्ट। मतलब इस तरह से समझिए कि किसी एग्ज़ाम या टेस्ट का असर स्टूडेंट पर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर, टीचिंग मटेरियल या फिर पूरे एग्ज़ाम सिस्टम पर अगर पड़ता हो तो इसी को हम लोग वाशबैक इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे जब किसी परीक्षा या टेस्ट का पैटर्न का तरीका तय होता है तो अक्सर शिक्षक भी उसी के अनुसार पढ़ाने लगते हैं कि जिस तरह से एग्ज़ाम होगा, किस पैटर्न पर होगा, तो उसी के अनुसार वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट भी उसी तरह से तैयारी करते हैं, ठीक है। और कभी कभी किताबें या पूरा सिस्टम भी उसी दिशा में ढल जाती है। जैसे इसको इस तरह से समझिए, पहले के समय में जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होता था वो साल में एक बार होता था, 3 साल में 3 बार एग्ज़ाम होता था, हर साल के एंड में। और इस प्रकार से ग्रेजुएशन कंप्लीट होता था। फिर इसी को चेंज करके सेमेस्टर वाइज कर दिया गया, तो सारा एग्ज़ाम पैटर्न, टीचर का पढ़ाने का तरीका वो सेमेस्टर के अनुसार बट गया, ठीक है। दो दो सेमेस्टर का एक बार होना शुरू हो गया, एक साल में 2 सेमेस्टर। तो पूरा एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर वाइज बदल गया। बच्चा जो साल के अंत में ज़्यादा मेहनत करता था, सेमेस्टर के अनुसार वो उसको मेहनत करना पड़ा। तो इसी को वाशबैक इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी परीक्षा या टेस्ट के पैटर्न के आधार पर पूरा जो सिस्टम है उसी के अनुसार ढल जाना, बदल जाना, इसी को वाशबैक इफ़ेक्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉर्पस इफ़ेक्ट क्या है। कॉर्पस इफ़ेक्ट मतलब सीधी भाषा में ये होता है कि किसी भाषा का असल जीवन में प्रभाव और इस्तेमाल, इसी को कॉर्पस इफ़ेक्ट कहते हैं। इससे हम असल जीवन में शब्दों, वाक्यों और संरचनाओं के उपयोग और प्रभाव को समझते हैं। कॉर्पस इफ़ेक्ट में क्या समझते हैं, तो वाक्यों और संरचनाओं के उपयोग और प्रभाव को समझते हैं। यानी यह भाषा के असली उपयोग को समझने का तरीका है जिसे हम शिक्षण या रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। भाषा के असली उपयोग को समझने का तरीका जो होता है, जिसका उपयोग आप सीखने के दौरान या फिर रिसर्च के दौरान करते हैं, उसी को कहा जाता है कॉर्पस इफ़ेक्ट। यानी भाषा का असल जीवन में क्या प्रभाव है, क्या यूज है, वो कॉर्पस इफ़ेक्ट कहलाता है। तो आई होप कि ये सब जो वर्ड्स हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम लोग देखेंगे क्लासरूम इफ़ेक्ट। क्लासरूम इफ़ेक्ट आमतौर पर यह समझा जाता है कि किसी क्लासरूम का माहौल, शिक्षक की शैली, सहपाठियों के साथ बातचीत और शिक्षक के तरीके पर छात्रों पर क्या असर होता है, ये क्लासरूम इफ़ेक्ट कहलाता है। यानी क्लास का जो माहौल है, शिक्षक की जो शैली है, पढ़ाने का शैली मतलब पढ़ाने का जो तरीका है उसका, और शिक्षण की जो पद्धति है, और यह जो होता है वो क्या होता है, बच्चों पर असर डालता है। और इसी को क्लासरूम इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर शिक्षक एक प्रेरणादायक और सहयोगी माहौल बनाते हैं तो छात्र ज़्यादा उत्साह से सीखते हैं। मतलब अगर प्रेरणादायक मतलब ज़्यादा हम पूरा डिसिप्लिन कड़क
होकर के ना पढ़ा रहे हैं और पूरा आपस में सहयोगी माहौल मतलब बच्चों के साथ घुल मिल करके पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे भी उतने ही उत्साह से सीखते हैं। यानी क्लास का वातावरण और तरीका छात्रों के सीखने पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसी को हम लोग क्लासरूम इफ़ेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक वर्ड है प्रोसोडी। क्या होता है? प्रोसोडी कहने का मतलब है, आप पीके सुने होंगे, पीके कहानी सुने, पीके जो मूवी है वो देखे होंगे। पीके मूवी में एक जेल में जो सीन है जिसमें आमिर खान बताता है कि यहाँ के जो हैं वो भाषा के साथ साथ उसके उच्चारण पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे वो बोलता है अच्छा अच्छा अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो यही चीज़ प्रोसोडी है। प्रोसोडी का मतलब होता है भाषा में आवाज़ का उतार चढ़ाव, जोर, गति, लय और ठहराव होता है। इस तरह से हम लोग किसी शब्द को सिर्फ बोल करके नहीं, उसकी बातों से भी समझते हैं। ठीक है, उसके बोलने के तरीके से भी हमको समझ में आता है। सीधे शब्दों में हम कैसे बोलते हैं, यही प्रोसोडी कहलाता है। जब हम बोलते हैं तो केवल शब्द मायने नहीं रखते, बल्कि कैसे बोला जाता है वह अर्थ बदल देता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोसोडी, यानी कि बोलने के तरीके से उसके अर्थ का अनुमान लगा लेना, उसी को प्रोसोडी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यही हमारा लास्ट था बाबू, और उसके बाद हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं। एक आप प्रैग्मेटिस्ट जो है वो पढ़े होंगे। प्रैग्मेटिस्ट क्या होता है? भाषा का असली छिपा हुआ मतलब समझना प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। प्रैग्मेटिक्स मतलब क्या होता है? भाषा, जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर का असली जो मतलब है वो समझना क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिस्ट। जैसे कोई बच्चा है, क्लास में देर से आया, तो टीचर उससे पूछा है आज फिर देर से आए हो, तो यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा है, उसके अंदर का मतलब है कि तुम बार बार देर से क्यों आ रहे हो, तुम्हें जल्दी आना है, क्लास में लेट नहीं करना है, ये मेन मतलब हुआ। तो ये प्रैग्मेटिस्ट कहलाता है, किसी भाषा के अंदर का मीनिंग जो है, असली मतलब जो है वो समझना। दूसरा चीज़ है सेटिंग। क्या होता है? सेटिंग का मतलब होता है द टाइम एंड प्लेस ऑफ स्टोरी आर कॉल्ड सेटिंग। किसी कहानी का टाइम, वो कब लिखा गया और कहाँ पर बोला गया, वो कहानी है कहाँ का, ये चीज़ जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? टाइम और प्लेस किसी स्टोरी का जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेटिंग कहते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक और चीज़ आता है स्कैनिंग, स्कीमिंग। क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना और उसका पूरा गहन अध्ययन करना। जैसे कि जो जॉब का नोटिफिकेशन आया, तो जॉब के नोटिफिकेशन में सबसे पहले ये जाकर हम लोग देखते हैं कि उसमें क्वालिफ़िकेशन में हम है कि नहीं है, उसका जो ये एज क्राइटेरिया है उसमें हम आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उसको पूरे ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया स्कैनिंग। और स्कीमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का समराइजेशन, मतलब शीर्षक से हम उसका सार जो है, कहानी क्या चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, ये पढ़ लेते हैं, इसी को स्कीमिंग कहा जाता है। दूसरा है इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव का मतलब हो रहा है पूरी कहानी को पूरी कहानी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे हम लोग को अर्थ का मतलब नहीं, एक एक शब्द का अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, बस कहानी को मज़े के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग को कहानी इंजॉय, पढ़ने में इंजॉय आ रहा है इसीलिए पढ़ रहे हैं, तो एक्सटेंसिव रीडिंग हुआ। और उसी को इंटेंसिव का मतलब होता है गहराई से पढ़ना। किसी एक कहानी को उठाए, उसके एक पैराग्राफ का एक एक वर्ड का अर्थ निकाल रहे हैं, उसमें अगर कुछ मुहावरे का यूज हुआ है तो वो कर रहे हैं, मतलब पूरी गहराई से पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपना बना रहे हैं, उसके प्रति क्या मेरा सोच है, उस कहानी में क्या आलोचनात्मक हम कुछ आलोचना कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है, ये सब निकाल रहे हैं। तो पूरी गहराई से अगर पढ़ रहे हैं तो इंटेंसिव होता है, और अगर केवल इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्सटेंसिव होगा। अगर आप ध्यान से पूरा पढ़ रहे हैं तो स्कैनिंग हुआ, और अगर सिर्फ उसे ऊपर ऊपर से ऐसा ही पढ़ ले रहे हैं और उसका अर्थ निकाल रहे हैं तो स्कीमिंग हो गया। इतने सारे वर्ड हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें समझाना हम उचित समझें, और बिना किसी बकवास के पूरा समझाए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आना चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसी प्रकार सीटेट की तैयारी करने के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।